हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जर्नल स्टडीज यूपीएससी के पेपर 2 में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या ये एक्ट बात करता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम वीडियो में करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। फिर हम बात करेंगे कि अगर 1950 एक्ट ऑलरेडी था फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्यों आया। अब 1951 अगर आया तो वो क्या क्या चीजें लेके आया, जिसमें हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट टू वोट, सेक्शन 126 और इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज जो इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, उसके बारे में विल डिस्कस। सो गाइस, इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट देन सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel Launchpad Education. Also give us a like on Facebook and follow us on Instagram page. This is our Instagram page. Here you can get the quiz time and fact time which will enhance your preparation. अब हम बात करते हैं अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में। अब इसके इंट्रोडक्शन में वी विल सी कि आर्टिकल 81 और 170 of the Constitution lay down the maximum number of seats in Parliament and in Legislative Assembly of States. मतलब जो आर्टिकल 81 है और 170 है, they already tell us the maximum number of seats in Parliament and Legislative Assemblies of the state. लेकिन जो Constitution है ना, it left the actual allocation of such seats to be provided by law. मतलब उस सीट्स की एलोकेशन, मतलब कौन से स्टेट में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितनी सीट्स होंगी, इट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ एंड द लॉ विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। सो इसी के चलते पार्लियामेंट लेके आई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सो पहले आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सो आरपीए एक्ट enacted to provide for allocation of seats in House of People, that is Lok Sabha, in assemblies and council of states. नेक्स्ट क्या हुआ, जो ये आरपीए एक्ट 1950 है, इट ऑल्सो कॉन्फर्स ऑन प्रेसिडेंट द पावर टू डीलिमिट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। मतलब ये जो एक्ट है ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करके डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कर सकता है। उसकी क्यों जरूरत पड़ती है? लेट्स से आज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन इज 100 पीपल, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 100 से 1000 हो जाती है। तो मतलब अगर हमने पहले उनको 2 सीट्स दी हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अब उसमें 1000 लोग आ गए हैं, तो वो 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सीट्स आर नॉट एनफ। तो इसके कारण क्या किया जाता है, डीलिमिट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एंड बेस्ड ऑन दैट रीएलोकेशन की जाती है सीट्स डिपेंडिंग अपॉन द सेंसस एंड अदर फैक्टर्स। Act also provides for registration of electors for parliamentary constituency and for legislative assembly and councils, qualification and disqualification for registration. अब आरपी 1950 की हमने बात की तो हमें पता लगा that it is enacted to provide for allocation of seats in House of People, assemblies and council of state. उसके बाद हमने देखा कि president is having power to delimit with consultation with election commission. तीसरा हम ये जान रहे हैं that it also provides for registration of electors for parliamentary constituencies. मतलब इलेक्टर्स कौन होते हैं? जो वोट करते हैं, दैट मींस जो वोटर्स है। एक्चुअली देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन इलेक्टर्स एंड द वोटर्स। अब जो इलेक्टर्स होते हैं वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल पे रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन वोटर वो होता है जो वोटिंग वाले दिन जाके वोट करता है। However, we can use this interchangeably. So, RPA 1950 also provides for the registration of electors for parliamentary constituencies and for state legislative constituencies also. So अगर representation of people act 1950 already established था तो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की क्यों जरूरत पड़ी? सो उसका कारण ये है कि जो आरपीए 1950 था, इट ओनली प्रोवाइडेड फॉर द एलोकेशन ऑफ द सीट्स और उसके अलावा क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्टर्स, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स हमें नहीं मिलती थी 50 में। सो इसीलिए वी ब्रॉट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सो 51 एक्ट जो था वो क्या क्या लेके आया? Actual conduct of elections and then by-elections also to both parliament as well as state legislature. मतलब actual conduct of elections parliament की भी, state legislature के भी, by-elections की भी बात इसमें की गई। इसके अलावा question of qualification and disqualification for MLAs, MLCs and MPs. It also define corrupt practices and other offenses related to elections. मतलब it will also define the corrupt practices जो एक्ट में दी गई हैं जिसके कारण कोई भी MLA,
MP या MLC डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसके अलावा अदर ऑफेंसेस आल्सो विद रिलेटेड टू द इलेक्शंस। सो और क्या क्या आया RPA 1951 के साथ? रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने का प्रोसीजर, कैसे रजिस्टर की जाएगी, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा। ऑल्सो डी रजिस्ट्रेशन इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। सो ऐसी जो स्टेटमेंट्स है आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, दैट RPA Act 1951 प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज। रॉन्ग, इट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिसीजन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। दैट मीन्स अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या इलेक्शन पिटीशन के थ्रू जाया जाएगा या कोई और मेथड के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स की बात RPA 1951 कर रहा है। ऑल्सो नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रिटर्निंग ऑफिसर की बात कहेंगे, काउंटिंग ऑफ द वोट्स एंड अदर जितने भी सारी प्रोविजंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, ये डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली RPA Act 1951 करता है। नेक्स्ट वी विल सी क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग। सो RPA 1951 टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग। क्वालिफिकेशन में ये क्या बोल रहे हैं? दैट अ पर्सन मस्ट बी ऑन इलेक्टोरल रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस पर्सन को इलेक्शंस लड़ने हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज एन इलेक्टर। उसके अलावा मस्ट बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अगर वो कंटेस्ट करना चाहता है रिजर्व्ड सीट से। दैट मींस लेट से ABC कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। अब उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी को इलेक्शंस लड़ने हैं तो वो खुद भी उस रिजर्व्ड कैटेगरी का होना चाहिए, ना कि जनरल कैटेगरी से। नेक्स्ट इज मिनिमम एज फॉर MLA MP is 25. Next, we will see the disqualification of MPs and MLAs. Now, this disqualification question दो बार मेंस में पूछा जा चुका है बैक टू बैक। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्या प्रोसीजर दिया गया है RPA 1951 में। सो सेक्शन 8(3) है जो ऑफ एक्ट स्टेट्स दैट इफ एन MP or MLA is convicted for any crime and is sent to jail for 2 years or more, he or she will be disqualified for 6 years from the टाइम ऑफ रिलीज। मतलब जो सेक्शन 8(3) है RPA 1951 का, वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि कोई भी MLA या MP अगर उसको कन्विक्शन हो जाए, ट्रायल कोर्ट उसको सजा सुना दे किसी भी ऑफेंस में जो 2 साल या 2 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट उसके लिए लेके आ रहा है, देन वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इवन आफ्टर द रिलीज उसके 6 साल बाद तक वो इलेक्शन दोबारा नहीं लड़ सकता है। सो दिस इज द वेरी प्रोग्रेसिव मूव फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, विच इज ऑल्सो अ मेजर इशू राइट नाउ। नेक्स्ट इज इवन इफ अ पर्सन इज ऑन बेल and after conviction his appeal is pending for disposal, he is disqualified from contesting on elections. अब ये क्या कह रहा है? ये बोल रहे हैं कि लेट्स से सेशन कोर्ट ने उसको सजा सुना दी किसी पर्सन को जो कि MLA या MP और 2 साल या 2 साल से ज्यादा की थी। अब वो कन्विक्ट हो गया, उसके बाद उसने अपील की हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में लेके अपनी अपील लेके गया और बोला कि मुझे गलत सजा सुनाई गई है। ऐसा नहीं है सिंस उसने अपील कर दिया है तो वो इलेक्शन लड़ पाएगा। नो, वंस अ कन्विक्ट, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग a member of legislative assembly or member of parliament. Now next is very important. Section 8(4) क्या कह रहा है? Section 8(4) क्या करता है? It allows the convicted MPs and MLAs or MLCs to continue in their post provided they appeal against conviction within 3 months. मतलब अगर कोई सिटिंग MLA MP है उसको क्या किया गया? कन्विक्ट कर दिया गया बाय ट्रायल कोर्ट। अगर वो अपनी अपील 3 मंथ्स के अंदर अंदर हायर कोर्ट में कर देता है तब वो अपनी पोजीशन को रिटेन कर सकता है। ही और शी कैन कंटिन्यू टू बी मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन इस प्रोविजन को 8(4) वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8(4), this provision was struck down by Supreme Court in Lily Thomas versus Union of India. So if such questions come, you have to quote these judgments. Lily Thomas versus Union of India section 8(4) Representation of People Act 1951. अब इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है जिसमें उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? और है term up to 3 year imprisonment can be awarded to person who promotes enmity on grounds of religion, caste, community. मतलब अगर कोई person एनमिटी प्रमोट कर रहा है बिटवीन डिफरेंट कास्ट ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स लाइक रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, तब उसको 3 years की इंप्रिजनमेंट की जा सकती है और ऑल्सो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट इज इफ ही इज कन्विक्टेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट
और कन्विक्टेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ SC एंड ST एट्रोसिटीज एक्ट, कन्विक्टेड अंडर डॉरी एक्ट। मतलब ये सारे क्राइम्स के अंडर उसको अगर कन्विक्शन हो जाए या फिर 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी राइट टू वोट। अब राइट टू वोट एक बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था कि इज राइट टू वोट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अ लीगल राइट, अ फंडामेंटल राइट। तो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो गए थे इसमें, कईयों ने मार्क किया फंडामेंटल राइट, कईयों ने मार्क किया लीगल राइट। सो इट इज नॉट फंडामेंटल राइट, though it is a legal right also, but it is also a constitutional right. How? Now, Article 326 of the Constitution है, it ensures universal adult franchise। मतलब जो 326 है वो वोटिंग राइट दे रहा है, hence it becomes constitutional right because constitution is giving Article 326। ये सेम राइट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सेक्शन 62 ऑफ RPA Act 1951 में भी है। Alright, 1 person to vote once only in one constituency only। मतलब एक पर्सन एक ही बार वोट करेगा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, और कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर दोबारा वोट वो नहीं कर सकता। सो जो कन्विक्ट्स हैं इन प्रिजन दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। लेकिन जो प्रिवेंटिव कस्टडी के अंदर होते हैं उनके पास राइट होता है टू वोट। Act allows those serving sentence less than 2 years to contest from jail। हमने बात की थी डिस्क्वालिफिकेशन में 2 साल या 2 साल से ज्यादा, लेकिन अगर कोई 2 साल से कम सजा पा रहा है और वो कन्विक्ट है, उसको एक्ट अलाउ करता है कि वो जेल के अंदर से भी कंटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा RPA 1951 also introduced none of the above, that is nota option in the electronic voting machines, EVM machines introduced from 2013। मतलब 2013 के बाद नोटा का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो रजिस्टर तो कर सकता है पार्टी को, रिकॉग्नाइज तो कर सकता है, लेकिन वो डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डी रिकॉग्नाइज पार्टी। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एनी कंपनी और पर्सन कैन डोनेट टू द पॉलिटिकल पार्टी। More than 2000 should be reported to Election Commission, plus it cannot be in cash। मतलब कोई भी बंदा या कंपनी डोनेट कर सकती है, 2000 से ज्यादा डोनेशन है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एंड इट कैन नॉट बी इन कैश। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 126 ऑफ RPA 1951। तो ये 126 सेक्शन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि 48 आवर्स 48 आवर्स बिफोर पोलिंग एंड्स और कंक्लूड्स डिस्प्लेइंग ऑफ एनी इलेक्शन मैटर बाय टेलीविजन इज प्रोहिबिटेड। मतलब 24 घंटे बिफोर द पोलिंग एंड्स कोई भी मैटर को डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, इलेक्शन मैटर को, ऑन द टेलीविजन। सेक्शन 126 नॉट एप्लीकेबल टू प्रिंट मीडिया, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया। सो प्रिंट मीडिया, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्सो 126A जो है, इट प्रोहिबिट्स कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अब RPA 1951 also brings ceiling on the expenditure, जिसमें it's 70 lakh in लोक सभा, 28 lakh in स्टेट लेजिस्लेचर। इट्स नॉट द मिनिमम, इट्स मैक्सिमम। 70 लाख तक कर सकते हो अगर लोकसभा के इलेक्शंस लड़ रहे हो, और 28 लाख अगर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस लड़ रहे हो। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन कमीशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कंडक्ट करवाएगा इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद 324 से लेके 329 जो है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू रेगुलेट द इलेक्शन। सो विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस 324 से 329 तक जो प्रोविजंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। Also 324 जो है, it provides Election Commission of India. So guys, this was all about the Representation of People's Act 1950 and 1951 together. So guys, I hope this was the learning experience for you and you like the video. ऐसे ही और courses के बारे में जानने के लिए और अपने आप को enroll करवाने के लिए you can contact our students helpline number displayed on your screen. Thank you very much.